भी डाल दी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अल्टीना, मैं हूं अली सरवर। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे पहले लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। बहुत बड़ी-बड़ी खबरें हैं जी। कल भी मैं व्लॉग नहीं कर सका, आज व्लॉग कर रहा हूं और बताऊं आपको कि सियासत में बहुत ज़्यादा हलचल है। बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड जो नहीं सोची होती वो हो रही हैं। उस पर हम बात करेंगे और वो कराची के हवाले से भी है, पाकिस्तान की पूरे मुल्क की बात करूँ तो वहाँ भी है। अच्छा, आज मुस्तफा कमाल साहब, खालिद महमूद सिद्दीकी साहब, दीगर लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें मुस्तफा कमाल साहब ने कहा जी जो जीता है वो भी एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कह रहा है और जो हारा है उसने तो कहना ही है। और उन्होंने कहा कि जी ये अच्छी अलामत नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के बारे में इस तरह की बातें करना। और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब देखिए, आप बड़े आज क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो कुछ कहा था ना एमक्यूएम के हवाले से, उसका जवाब भी दिया खालिद महमूद सिद्दीकी ने, क्योंकि जब उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं आपको किस तरह मिल गई सीटें, 15 कराची से, 2 हैदराबाद, 17 सीटें किस तरह मिल गई? तो उन्होंने कहा कि जनाब हमें तो 2 सीटें अभी भी कम मिली, हमें इससे ज़्यादा मिलनी चाहिए थी। आप बताएँ आपको 7 सीटें कराची से किस तरह मिल गई? आपके पास तो 3 सीटें आनी थी, 7 कैसे आ गई? आपने ऐसा क्या किया है? तो पीस पार्टी वाले कह रहे हैं कि आप बता दें फिर आपने ऐसा क्या किया है 2013 के बाद कि आपको सीटें 4 5 सीटें थी 2018 में, तो आपके पास 15 या 17 सीटें कैसे हो गई? 6 सीटों से 17 सीटें कैसे हो गई? आप भी बताइए, आप इतनी गवर्नमेंट में रहे तो क्या किया कराची वालों के लिए? तो एमक्यूएम ज़ाहिर है इसका क्या जवाब देगी। लेकिन खालिद महमूद सिद्दीकी साहब ने ये भी कहा, आज बड़ी अहम बात बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को। उन्होंने कहा कि जनाब आपके नज़रियाती लीडर का नाम रहमान डकैत है और आपके नज़रियाती विंग का नाम लियारी गैंग वॉर है। ये बड़ी सख्त तनकीद है। इससे ज़्यादा तनकीद मैं समझता हूँ क्या होगी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के ऊपर, जो आज खालिद महमूद सिद्दीकी साहब ने की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जी 15 साल तक जिन्होंने करप्शन को सनद का दर्जा दे दिया, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारी मजबूरी ये है कि उनके साथ हमें बैठना पड़ता है असेंबलियों में। अब ये ना हो, यहाँ तक तो बात दुरुस्त है कि एमक्यूएम को फिर ये ना हो कि इक़्तिदार के लिए लोग कहते हैं, ये ना हो कि एमक्यूएम फिर दोबारा साथ बैठी हो असेंबली में भी, वज़ारतें भी तक़सीम आपस में की हों, सिंध गवर्नमेंट का भी हिस्सा एमक्यूएम बनी हो। लेकिन बहरहाल अभी तक तो एक-दूसरे के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत हो रही है, एक-दूसरे पर तनकीद हो रही है, एक-दूसरे की ख़ामियाँ बयान की जा रही हैं। और एमक्यूएम पाकिस्तान पर लोग बहुत ज़्यादा सवाल ये उठा रहे हैं कि जी सीटें किस तरह मिल गई एमक्यूएम को, सीटें किस तरह मिल गई, एमक्यूएम की कारकर्दगी नहीं थी, ये कह रहे हैं सब। और उसके बावजूद कि एमक्यूएम ने बायकॉट कर दिया था बल्दियात का सिर्फ इसलिए कि जी वोट मिलने की उम्मीद कम थी। उनको लगता था कि वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने नहीं आएगी। इसलिए बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी एमक्यूएम ने बायकॉट कर दिया था। जबकि एमक्यूएम का मौक़िफ़ जो था वो तो ज़ाहिर है आप जानते हैं, उन्होंने कहा था कि जी यूनियन काउंसिल्स में इज़ाफ़ा किया जाए, वो नहीं उनकी मानी, वो कहते हैं इसलिए हमने कर दिया। आखिरी मोमेंट पे जिसमें आफ़ाक़ अहमद साहब ने भी कहा था कि जी पैसे ले लिए, वो सारी चीज़ें बहरहाल आपके सामने मैं पहले भी बयान करता रहा हूँ। बहरहाल आज ये जो आपस की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और एमक्यूएम की लड़ाई है, वफ़ाक में दोनों साथ हैं, क्योंकि नून लीग की अगर हुकूमत बनती है, तो एमक्यूएम भी साथ होगी, पीपुल्स पार्टी भी साथ होगी। सिंध में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अच्छा, वजह क्या है? वजह एक ये भी है कि जो ज़रदारी साहब के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि ज़रदारी साहब अगर वज़ीर-ए-आज़म नून लीग का आ रहा है, तो फिर वो सदर भी लेंगे अपने लिए, फिर वो चारों सूबों के गवर्नर्स भी लेंगे। तो ज़ाहिर है सिंध का गवर्नर अगर तब्दील होगा, तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी कि कामरान टसूरी साहब इस वक़्त गवर्नर हैं। अगर ज़रदारी साहब अपना गवर्नर लेकर के आएँगे, तो आज ये खबर भी ज़ेर गर्दिश है सोशल मीडिया पर कि जनाब अगर कामरान टसूरी साहब, क्योंकि एमक्यूएम से उनका ताल्लुक है, उनको हटाया जाता है और ज़रदारी साहब की पसंद का कोई गवर्नर आता है, तो फिर कौन हो सकता है? और क्या ताल्लुकात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों तरफ से हम देख रहे हैं, एमक्यूएम तनकीद कर रही है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वाले शदीद तनकीद कर रहे हैं एमक्यूएम पर। तो क्या हो सकता है? क्या गवर्नर तब्दील होने जा रहा है, इसीलिए ये तनकीद हो रही है? बुरा लग रहा है एमक्यूएम को, या पीपुल्स पार्टी को बुरा लग रहा है कि जी सिंध में क्योंकि हमारा कराची में मेयर भी मौजूद है, हैदराबाद में मेयर मौजूद है, ये ना हो कि अब इनको भी हम हिस्सेदारी देना शुरू कर दें, तो फिर कराची में किस तरह होगा? ज़ाहिर है फिर काम और बात करेंगे कि जी काम किया किसने, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अब एक नया नाम सामने आया है गवर्नर सिंध के हवाले से, ज़ेर गर्दिश है जो नाम मीडिया पर, वो है जी डॉक्टर आसिम हुसैन साहब का। अच्छा, डॉक्टर आसिम हुसैन के बारे में अभी कल की बात है, इंतखाबात से कबल एमक्यूएम ने इल्ज़ाम आयद किया था कि हमारे जो कारकुनान पर हमले हो रहे हैं, जो हमारे कारकुनान शहीद हो रहे हैं, उसमें बड़ा हिस्सा कह लीजिए डॉक्टर आसिम का है। वो एफआईआर तक कटवाने के लिए जाना चाहते थे, डॉक्टर आसिम का नाम डलवाना चाहते थे एफआईआर में, वो बाज़ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर नहीं डलवा सके। लेकिन अब अगर डॉक्टर आसिम को वाक़ई गवर्नर सिंध ले आते हैं, तो फिर एमक्यूएम कहाँ होगी? फिर एमक्यूएम का क्या होगा? तो एमक्यूएम से क्या होगा से मुराद ये है कि एमक्यूएम और पीपुल्स पार्टी मज़ीद खुलकर एक-दूसरे के सामने आ जाएँगे, या ये सिर्फ़ बातें हैं और आगे जाके दोनों साथ बैठ जाएँगे?
एम क्यू एम कहती है जी पीस पार्टी वाले डकैत हैं, पीस पार्टी वाले दहशतगर्द हैं, लुटेरे हैं, 22,000 अरब खा गए, सिंध लूट लिया, फला कर फला फला फला, ये सारी बुराइयां पीस पार्टी में। लेकिन उसके बावजूद अगर एम क्यू एम पीस पार्टी साथ बैठ जाते हैं, साथ हुकूमत शेयर कर लेते हैं, तो फिर जनाब जो लोग इनकी दोनों पार्टियों की बातें सुन के एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, दुश्मनियां कर लेते हैं, फिर बेचारे वो क्या करेंगे जब देखेंगे कि जी क्यादत कल तक तो बुराई कर रही थी, आज दोनों साथ बैठ गए, कल तक मिलावट कर गए, सब कुछ कह रहे थे एमक्यूएम के बारे में, आज वो साथ अगर बैठ गए, या कल तक तो एमक्यूएम कुछ कह रही थी, आज अगर साथ बैठ गए, तो ये सारी चीजें सियासत में तो हो जाती हैं, लेकिन लोग इन चीजों को नहीं भूलते। लोग कहते हैं जनाब ये फिर गलत है, आप जैसा हैं वैसे आपने सबके साथ पेश आना चाहिए। और आज जो जिस तरह की भरपूर तरीके से तनकीद की है, ये बड़ी अहम है। अच्छा, जिसने एमक्यूएम को कराची में मुसल्लत किया, उसने दहशतगर्दी को फरोग दिया, ये कहना है हाफिज नईम रहमान साहब का, जो कि अमीर जमात इस्लामी कराची है। ये बहुत बड़ा बयान है, बहुत अहम स्टेटमेंट मैं समझता हूँ इसको। ये कहना कि जिसने एमक्यूएम को कराची पर मुसल्लत किया, उसने दहशतगर्दी को फरोग दिया, ये छोटा स्टेटमेंट नहीं है, इसका भी जवाब एमक्यूएम को देना चाहिए। और हाफिज साहब से भी जरूर पूछा जाए कि जनाब ये किस तरफ इशारा है उनका, क्या चाह रहे हैं ये बातें करके वो। और जिस तरह उन्होंने बड़े बन का मुजाहरा किया था, 129 सीट छोड़ दी थी अपनी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी पीटीआई का हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार जीता और मैं नहीं जीता ये सीट, और बड़े बन का उन्होंने मुजाहरा किया था। वो भी ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम किस तरह ये सीटें जीत गई, एमक्यूएम की तो बनती नहीं है, ये जमात इस्लामी मुसलसल तनकीद कर रही है। अच्छा, जबकि एमक्यू इंटरनेशनल ने ये कहा है कि जी हम जहां जहां भी पीटीआई वाले, खान साहब की पार्टी के लोग एहतजाज करेंगे, हम उनके साथ हैं। ये भी एक नई डेवलपमेंट है कि खान साहब एहतजाज करने जा रहे हैं, एमक्यू इंटरनेशनल उनके साथ है। और कमाल साहब ने आज डिफेंड किया किसी हद तक एस्टेब्लिशमेंट को, और उन्होंने कहा कि जी जो हार रहा है, जो जीत रहा है, एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। वो तो सामने आकर अपनी सफाइयां देने से रहे, तो सियासी जमातों को इस हवाले से सोचना चाहिए। खालिद कुर्सी साहब ने भी कहा, बात भी दुरुस्त है कि आप तो फिर हट जाएंगे, खुदा ना खास्ता ये जमहूरियत को चलने दें, और जैसी भी लंगड़ी लूली जमहूरियत है, इससे आवाम को फ़ायदा पहुँचे न पहुँचे, आगे जाके इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचेगा। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि हर शख्स ये चाहता है कि इंतखाबात आज़ादाना, शफ़ाफ़ हो, ताकि ये जो लोग ख़ास तौर पर गम गुस्सा है ना लोगों में, जिस दिन ये बात लोगों के ज़हनों में सरायत कर गई कि मेरे वोट देने का फ़ायदा नहीं है, मैं जिसको वोट दूँगा वो नहीं जीतेगा, कोई और चाहेगा जीत जाएगा, जिसको चाहेंगे वो जितवा देंगे। जिस दिन ये बातें सबके ज़हनों में बैठ गई, तो फिर जमहूरियत नहीं रहेगी, फिर एतबार उठ जाएगा इस मुल्क से, इस जमहूरियत से लोगों का। मुल्क से तो नहीं उठेगा, जमहूरियत से एतबार उठ जाएगा, फिर लोग शरीक नहीं हुआ करेंगे इन ऐसे इज्तिमात में, फिर इस तरह के एक्टिविटीज़ में शरीक नहीं होंगे, जिसमें हम कहते हैं कि जी अवाम 5 साल जैसी भी बदतरीन हुक्मरानी ये कर लें सियासतदान, एक दिन अवाम के पास आता है फैसला करने का कि बेहतर लोगों को चुन लें। तो जिनको चुना जा रहा है वही सामने आने चाहिए। इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात हो रहे हैं, आल मीडिया भी इन बात पे एतराज़ कर रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन में जो है शफ़ाफ़ियत को नज़रअंदाज किया गया है। और पीटीआई की खबरें मैं बताऊँ आपको, पीटीआई के हवाले से खबर ये भी है कि अब वो सियासत तब्दील कर रहे हैं अपनी। बंद गली में थे, लेकिन अब वो देख रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता सबसे बात करने की खान साहब ने बात की है। आज उन्होंने एक तो ये किया है, उमर अय्यूब को, जो साबिक आर्मी चीफ रहे, अय्यूब साहब, अय्यूब खान, उनके क्या क्या कहलाते हैं, उनके बेटे के बेटे, पोते हैं उनके, उमर अय्यूब, उनको उन्होंने पीएम के लिए नामजद किया पीटीआई की जानिब से। फिर उन्होंने साथ-साथ ये भी कहा है, असद कैसर वगैरह ने जब उनसे मुलाकात की कि जनाब फजलुर रहमान साहब से मुलाकात कीजिए, दीगर पार्टी से मुलाकात कीजिए, धांधली के खिलाफ इन सब के साथ बात करें आप, और एहतजाज करें, और पीटीआई एहतजाज करने जा भी रही है। इसके अलावा एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है कि चूँकि जमात इस्लामी ने मना कर दिया केपीके में साथ देने से पीटीआई का, तो अब हुकूमत किस तरह बनेगी पीटीआई की केपीके में, तो उसका उन्होंने हल ये निकाला है कि उन्होंने परवेज़ खटक साहब की जो जमात है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, उनसे उन्होंने कहते हैं जी हमने बात कर ली है, उनके प्लेटफ़ॉर्म से हम हुकूमत बना लेंगे। और ये देखिए कि क्या दीन ना ईमान है, परवेज़ खटक साहब कल परसों तक जो है ना बुराइयाँ कर रहे थे इमरान खान की पार्टी उनकी बुराइयाँ कर रही थी कि बिक गए हैं, गद्दार हैं, वो उनको गद्दार कह रहे थे। और कह रहे थे कि नया पाकिस्तान ढोंग था, सब कुछ था। आज इक़्तिदार के लिए फिर ये दोनों में बात भी हो गई है, और इक़्तिदार आप देख लीजिएगा केपीके में हुकूमत भी बना लेंगे। लेकिन वफ़ाक में हुकूमत अभी तक उनकी एमडब्ल्यूएम से बातचीत जो हुई है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, उन्हीं से बातचीत हुई है। लेकिन ये बड़ा एक अच्छा साइन है खान साहब की जानिब से कि वो फजल रहमान साहब हों, पार्लियामेंटेरियन वाले हों, दीगर सियासी जमातें हों, छोटी सियासी जमातें हों, उन सब से राब्ता करने को वो तैयार हैं। वो असद कैसर साहब ने कहा है, खान साहब ने मुझे टास्क भी दिया है कि इन सब से मैं बात करूँ, और मिलकर हम एक लाएअमल बनाएँ, और एहतजाज भी करें, और ख़ास तौर पे जमहूरियत को पनपने भी दें। ये बहुत सी बात है। इस तरह जबकि अगर दूसरी तरह मैं बात करूँ, जो बाहर से आए थे वोट को इज़्ज़त दो वाले, जो कहते थे वोट को नवाज़ दो, वोट देकर मियाँ साहब को नवाज़ दो, तो मियाँ साहब की सियासत तो बज़ाहिर हमें ख़त्म नज़र आ रही है।
اور خان صاحب بلکہ اس وقت تو کہا جا رہا ہے جی میاں صاحب پوچھ رہے ہیں مجھے کیوں بلایا، پہلے کہتے تھے مجھے کیوں نکالا، اب وہ کہتے ہیں مجھے کیوں بلایا، میں باہر بیٹھا ہوا تھا تو یہاں سے بہتر پوزیشن میں تھا، میں نے وزیر اعظم نہیں بننا تھا۔ ایک صفحے کے اشتہارات اخبارات میں دیے کہ وزیر اعظم نواز شریف، اور آخر پتہ چلا کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن رہے ہیں۔ میاں صاحب وہ دیکھتے رہ گئے، البتہ ان کی بیٹی جو ہے پنجاب کی سی ایم بننے جا رہی ہیں، وہ شاید اسی میں خوش ہوں گے۔ اب میاں صاحب کیا باقی ماندہ زندگی آرام سے اپنے بھائی کو بیٹی کو دیکھتے گزار دیں گے، یا واپس باہر چلے جائیں گے۔ کراچی کی سیاست میں کیا ہوگا، کیونکہ یہاں پر میئر جو ہے وہ میئر ڈپٹی میئر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، اور جبکہ یہاں پر حکومت سندھ جو بنے گی وہ پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ ایم کیو پاکستان یہاں سے 15 سیٹیں لینے کے باوجود اور 28 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں لینے کے باوجود بھی اگر اپوزیشن میں ہوتی ہے تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں، اس پھر 3 آئینی ترامیم کی بات کر رہے ہیں۔ چل اگلے ولاگ میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ آئینی ترامیم ایم کیو ایم جو رکھے گی وہ میرا نہیں خیال کہ وہ آئینی ترامیم ہو سکیں گی، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں پیپلز پارٹی موجود ہے وفاق میں، وہ آپ کو کرنے نہیں دے گی، وہ کیوں اپنے ہاتھ پاؤں کٹوانے شروع کریں گے سندھ میں۔ تو 3 آئینی ترامیم تو خطرے میں بڑھ چکی ہیں ایم کیو ایم کی جانب سے۔ ایم کیو ایم کے کیونکہ میئر اور ڈپٹی میئر موجود نہیں ہے، اور باقی حکومت کا حصہ بن بھی جائیں، وزارتیں لے بھی لیں، تو اپنے حلقوں میں کام کس طرح کریں گے، یہ ایک سوال نشان ہے، کیونکہ وہ تو لیجسلیشن کے لیے، قانون سازی کے لیے ان کے لوگ موجود ہیں، وفاق حکومت میں بھی ہوں گے اور یہ قومی اسمبلی میں بھی ہوں گے، صوبائی اسمبلی میں بھی ہوں گے، ان کا اتنا کام بھی نہیں ہے یہ، تو پھر گھر گلی محلے کے کام وہ کس طرح کریں گے، یہ بڑا اہم چیز ہے۔ کیونکہ لیجسلیشن اگر نہیں ہوتی، 3 آئینی ترامیم نہیں ہوتی، تو بڑا مشکل ہو جائے گا ایم کیو ایم کے لیے اپنے ووٹ جن سے لیے ہیں ان کو سیٹسفائی کرنا۔ بہرحال یہ بھی ہے، اور سیاست کیا نئے گل کھلا رہی ہے، کیا نئے رشوت الواد صاحب کا کیا رول ہے، ڈاکٹر عاصم صاحب کا کیا رول ہوگا، مزید کیا ہو سکتا ہے، یا یہ ساری چیزیں صرف سوشل میڈیا تک محدود ہیں، اس پر انشاءاللہ اگلے ولاگ میں روشنی ڈالیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور یہ ذہن میں ہمیشہ رکھیے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، یہ ادارے ہیں تو پاکستان ہے، تو پاکستان، ادارے، مذہب، ان 3 چیزوں پر کم از کم بات نہیں ہونی چاہیے۔ باقی سیاستدانوں میں بات کیجیے، ان کے کرپشن میں بات کیجیے، بالکل کیجیے، دھاندلی بات کیجیے، آپ کے میرے مسائل حل نہیں ہو رہے اس پہ ضرور بات کیجیے، اس پہ آواز بھی اٹھائیے، تاکہ ان سیاستدانوں کو احساس ہو کہ ہم سے ووٹ لے کر گئے ہیں، بھول نہ جائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، میری اجازت، مارننگ کے بعد۔